नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर। गुजरात में बीजेपी की तारीखी जीत के बाद भूपेंद्र पटेल की दूसरी मरतबा ताजपोशी, वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ। 8 काबीना, 2 आज़ादाना कलमदान और 6 रियासती वज़रा समेत 16 अरकान असम्बली ने लिया हलफ। वजीर आजम ने भूपेंद्र पटेल और उनकी काबीना को दी मुबारकबाद। कहा यह एक बेहतरीन सलाहियत से भरपूर पुरजोश टीम है जो गुजरात को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। अगले बरस 9 और 10 सितंबर को G20 छोटी इजलास में भारत में दुनिया भर के लीडरों की होगी आमद। पहली मरतबा पूरे साल जारी रहेगा G20 इजलास। भारत के तकरीबन हर रियासत और हर मरकज के जेर इंतजाम इलाके में किए जाएंगे G20 इजलास मुनक्किद। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जारी। लोकसभा एंटी मैरीन वाटर पायरेसी बिल 2019 पर करेगी गौर, जबकि राज्यसभा में तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2022 पर मजीद बहस जारी। राज्यसभा में मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने आईनी हुक्मनामे में की तरमीम। दर्ज फहरिस्त कबाइल से मुताल्लिक़ बिल 2022 को मंजूरी के लिए ऐवान में जल्द किया जाएगा पेश। मरकज ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को किया मुस्तरद। कहा कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना भागवत करदार ने लोकसभा को बताया राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने रियासती मुलाजिमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है, लेकिन PFRDA कानून के तहत यह मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 का किया इफ्तिताह। इस 5 रोज़ा प्रोग्राम में भारत, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दुनिया भर की अहम सियासी, कारोबारी और सकाफती शख्सियात हो रही हैं शरीक। रूस ने एक बार फिर भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने का किया मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत के लिए भारत की हिमायत करते हुए कहा कि भारत ने आलमी और इलाक़ाई मसाइल पर अपने मौक़िफ़ के साथ कौंसिल में अहम किया है अपना किरदार अदा किया। और अब खबरें तफसील से। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने गुजरात में तारीखी जीत के बाद आज मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को ओहदे का हलफ दिलाया। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल की हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी और आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासतों के कई रहनुमा भी मौजूद थे। भूपेंद्र पटेल के ओहदे का हलफ लेने के बाद गवर्नर ने काबीना के वज़रा को हलफ दिलाया। कन्नूभाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत ने काबीना के वज़रा के तौर पर हलफ लिया। इसके बाद कुंवर जी बावलिया, मुल्लुक भाई बेरा, भानुबेन बाबरियाट और कोबिर डेडोर ने वज़ीर के तौर पर हलफ लिया। इनके अलावा बीजेपी MLA हर्ष सिंघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने वज़ीर मुमलिकत आज़ादाना चार्ज के तौर पर हलफ लिया। भूपेंद्र पटेल की काबीना में 8 काबीनी वज़रा, 2 वज़ीर मुमलिकत आज़ादाना चार्ज और 6 वज़राए मुमलिकत ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया। गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उन सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने वज़ीर के तौर पर हलफ लिया। ये एक ताकतवर टीम है जो गुजरात को मज़ीद बुलंदियों पर ले जाएगी। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मरकज़ी मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की कोई तजवीज़ नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर भगवत कराड़ ने आज लोकसभा में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की हुकूमतों ने अपने मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है। कराड़ ने कहा कि इन रियासतों ने मरकज़ और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA को नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मुलाजमीन की जमाशुदा रकम की वापसी के लिए तजावीज़ भेजी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने कहा कि PFRDA एक्ट और दीगर मुतल्लिक़ा क़वाइद के तहत हुकूमत और मुलाजमीन की शाकत को वापस करने का कोई बंदोबस्त
नहीं हैं। लोकसभा में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले दिनों में मुल्क में तालीमी इदारों के जरिए फराहम किए जाने वाले रोजगार के बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिशों से मरकजी यूनिवर्सिटियों और इदारों में 30% आसामियाँ हैं। हुकूमत के अगले 1 साल में 10 लाख मुलाजमतें फराहम करने का मंसूबा है, जिससे तालीमी शोबे को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। समेत देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है। उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है 1 साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में। उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है। पिछले साल में 2000 नए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की है तथा देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी IITs, NITs की भी है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में रियासतों के बकाया GST पर वक्फा सवालात के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी रियासत के GST का बकाया रखने का इरादा नहीं रखती है, लेकिन जब तक रियासती हुकूमतें GST से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात फराहम नहीं करती, तब तक मरकजी हुकूमत आवाम की मेहनत की कमाई को इस तरह नहीं दे सकती। ऐसे में हुकूमत की भी यही कोशिश है कि रियासतों के बकायाजात को जल्द अज जल्द अदा किया जाए। Minister met me. He has given me some details of the claims. So these are, I would like to believe, if the state believes that that is pending, I also would like to believe it's pending, because I need the necessary papers to clear it. The moment, sir, Honorable Speaker, the papers reach me of that certification which is required, even if there is a contention between the center and state, it has to be sorted out. Until then, it's pending from both sides. I can't be sitting on somebody's money if all the papers which is so required is before me. It's impossible. But of course, if there is a dispute, after all, I'm dealing with taxpayers' money, I need to have a legitimate way of sorting it out with the AG, with the finance minister, with the officials of the state, as much as all of us here. उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा की रुकन पार्लियामेंट डिंपल यादव ने आज लोकसभा में रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। लोकसभा सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली डिंपल ने मैनपुरी से पहली खातून MP बनकर भी तारीख रकम की है। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के इंतकाल के बाद खाली पड़ी थी, जिसके बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ। इस सीट पर 5 दिसंबर को इंतखाबात हुए थे और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती हुई थी। 8 दिसंबर को डिंपल यादव ने अपने करीबी हरीफ BJP के रघुराज सिंह को तकरीबन 2,88,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त देकर ये सीट जीती। और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने आज से मुत्तहिदा अरब इमारात में मुनक़्क़िद हो रहे इंडिया ग्लोबल फोरम UAE 2022 पार्टनर्स फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट का इफ्तिताह किया। हफ्ते भर चलने वाली फोरम में भारत, UAE और दुनिया भर के सियासी सरबराह, ताजिर और सकाफ़ती हस्तियाँ हिस्सा लेंगी। S जयशंकर ने कहा कि वक्त के साथ ये रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। It is in many ways a very ambitious relationship because it's not limited really by its bilateral possibilities. It's certainly today having a regional impact, but I'm very confident that as we get deeper into the relationship, it will also make itself felt at the global level. तकरीब से खिताब करते हुए जयशंकर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और दूसरा सबसे बड़ा बरामदात का बाजार है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले मुत्तहिदा अरब इमारात में ज़्यादा भारतीय शहरी रहते हैं। At the return of history and the relationships which will go forward in the coming days, I certainly would rank the India-UAE relationship very high in that. And there are many reasons. I think the two very obvious ones are one, of course, the UAE is today India's third largest trade partner. It is our second largest export market. And the second, that more Indian citizens live in UAE than in any other country abroad. So whether we are talking people or whether we are talking business, this country
has a particular salience in our perspectives. उन्होंने कहा कि 2015 में वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के बाद दोनों ममालिक के रवाबित में एक बड़ी तब्दीली देखी गई है। After Prime Minister Modi's visit in 2015, a visit which took place after more than 4 decades at that level, we've actually seen a veritable transformation in our ties. As I pointed out, certainly our trade and investment has gone up. और G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में आइंदा साल 9 और 10 सितंबर को होने वाला G20 सरबराही इजलास भारत में आलमी रहनुमाओं का अब तक का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। मुंबई में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इसमें G20 के अलावा 43 रहनुमा और 9 खुसूसी मदुवीन और बड़ी तादाद में बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत करेंगी। When G20 takes place in India, the leadership summit on 9th and 10th of September, this will be the biggest ever gathering of leaders in India. There will be 43 leaders. In addition to G20, there are 9 special invitees, and there are a vast range of international organizations from UN to OECD to WHO, WTO. All of them will be represented. Now, this will be the biggest event held in India because we've had Chogam, we've had NAM in the past, but they were events for 2 to 3 days in Delhi. This is the first time that you will have G20, which will be spread through the year from 1st December to the 1st of December through the year. अमिताभ कांत ने कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब हम G20 की मेज़बानी करेंगे, जिसका इनेकाद साल भर चलेगा। ये सबसे बड़ा इसलिए है कि भारत की तकरीबन हर रियासत और मरकज़ का हर ज़ेर इंतज़ाम इलाका इसकी मेज़बानी कर रहा होगा। Now G20 is actually a whole of government approach. There is a finance minister and a central bank governor's track. The first meeting of the finance deputies and the deputy governors of the Reserve Bank is being held in Bangalore. Today, there are 8 work streams. There is a Sherpa track which has 13 working groups. There is the foreign ministers meeting, and there are 11 engagement groups, and there is a Empower initiative. So all these combined together, there are about 215 events, 215 different meetings in about 56 cities of India. The meetings are being held in every state and every union territory. There's not a single state or a union territory we are leaving. We are covering the entire state and union territory of India. अमिताभ कांत ने बताया कि G20 मुख्तलिफ ग्रुप हैं जिसमें इस शोबे से मुताल्लिक मसाइल पर बहस होती है। पहली बार भारत ने इस ग्रुप में स्टार्टअप 20 ग्रुप को शामिल किया है। India has for the first time created a new group. The new group created by India is the Startup 20. The Startup 20 group has been created because India today has more than 80,000 startups. They are accelerating the growth of India. When we started the Startup India movement, there was just about 116 startups. Today we have over 106 unicorns. We are creating 4 unicorns a month. And therefore we are the tech garage of the world, and therefore we are giving a big thrust to startups in India. और आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से दायर हतक इज़्ज़त के मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हतक इज़्ज़त के मुकदमे में ज़ेली अदालत में चल रही कार्रवाई को मनसूख करने की सिसोदिया की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि अगर आप बहस को इस तरह नीचे ले जाते हैं तो आपको इसका नतीजा भुगतना होगा। कुछ महीने कबल सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंता पर इल्ज़ाम लगाया था कि कोरोना के दौरान उन्होंने रियासत के लिए अपनी अहलिया की फर्म से महंगी कीमतों पर PPE किट खरीदी थी। इसके बाद हेमंता ने उनके खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दर्ज कर दिया था। और मजहब की तब्दीली के मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। अवाम को डरा धमकाकर, लालच देकर और काले जादू या तोहम परस्ती का सहारा लेकर तब्दीली को रोकने के लिए मरकज़ और रियासतों की जानिब से सख्त इक़दाम का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर अब आइंदा समाअत 9 जनवरी को होगी। मसीही इदारे की जानिब से पेश वकील
दुष्यंत देव ने खुद को फरीक बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अश्वनी उपाध्याय की जानिब से दायर दरख्वास्त में कुछ मज़ाहिब के ताल्लुक से काबिल एतराज़ बातें कही गई हैं। और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस दीपांकर दत्ता को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अदालत के कोर्ट रूम 1 में हलफ लिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता के हलफ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 28 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल मंजूर शुदा तादाद 34 है। और शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सुबह दिल्ली के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान से हवाई अड्डे की इंतज़ामी और सिक्योरिटी के ताल्लुक से बात की। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुसाफिरों की सहूलत पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। एंट्री गेट पॉइंट हम लोगों का है। वहाँ एयरपोर्ट में वर्तमान में 6 एंट्री गेट हमारे यात्रियों के लिए होते थे। 6 मतलब 2-2 प्रति गेट हैं, तो 14 एंट्री गेट यात्री के लिए होते थे और 2 एंट्री गेट क्रू और हमारे दिव्यांग के लिए आरक्षित किया गया था। आज हमने वो स्थिति बदलकर 16 गेट पैसेंजर्स के लिए कर लिए हैं और 2 गेट क्रू और दिव्यांग के लिए हमने रखे हैं। सर्वेक्षण के बाद हमने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग रखी एयरपोर्ट के अंदर ही, जिसमें BCAS, CISF, DGCA, हमारे सारे एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे एयरपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव सब साथ में थे और हमने मिलकर ये निर्णय लिया है और निर्देश मैंने दिए हैं कि हर गेट के ऊपर एक बोर्ड लगना चाहिए। वो बोर्ड बताना चाहिए कि हर गेट पे वेटिंग टाइम क्या है। बॉलीवुड अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत पहुंच गई। समाअत के बाद अदालत ने मामले की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जैकलिन के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तहकीकात जारी है। इन पर माली बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम है। इन पर शेख चंद्रशेखर से महंगे तहफ़ लेने और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। इससे कबल एडिशनल सेशन जज ने इस मामले में जैकलिन को 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला और NCP लीडर अनिल देशमुख को CBI की तरफ से दायर बदउनवानी के मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने अनिल देशमुख को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। देशमुख को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराना होगा। नई दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी यानी CSR का एक रोज़ा इजलास और नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में कोरोना के दौरान कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी की तरफ से किए गए कामों पर बहस होगी। इसके अलावा शाम में तकसीम इनामात की तकरीब में कबायली उमूर के मरकज़ी वज़ीर अर्जुन मुंडा शिरकत करेंगे। प्रोग्राम का अमली तौर पर इफ्तिताह मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम राजकुमार रंजन सिंह ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि कॉरपोरेट सोशल ने सबसे ज़्यादा कमज़ोर बिरादरियों और समाज के तबक़ात को मदद फराहम करने में एक शानदार किरदार अदा किया है। CSR spending of the business community, if married well with the national development priorities and goal, will definitely and positively impact our society and the people, play a supplementary role in the government's effort and be of help to the most deserving. मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर काशी के दौरे पर हैं। काशी विश्वनाथ धाम के इफ्तिताह के 1 साल मुकम्मल होने पर अनुराग सिंह ठाकुर ने DD न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में कहा कि वजीर आज़म ने आस्था को मईशत से जोड़कर इन धामों को एक नई शक्ल दी है। दिसंबर है, आज साल भर पूरा हो गया विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के, और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने दर्शन किया है। कल इसका हम लोग वर्षगांठ भी मनाएंगे। क्या कहेंगे आप, चूंकि आपने खुद दर्शन किया, ये भव्य रूप भी देखा, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद कई बार दर्शन भी कर लिया है। हजारों वर्ष पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भव्य और दिव्य रूप देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप पिछले 1 वर्ष का आंकड़ा निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ शिव भक्तों का आना कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ये स्थान बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक बना है और देश एवं दुनिया भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप काशी की गली में जाकर किसी से भी बात करेंगे, आपको जानकर प्रसन्नता होगी
की आस्था के केंद्र, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी दिए हैं, आस्था के केंद्र अब अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बन रहे हैं। और ये तब हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के सांसद बन पाए, देश के प्रधानमंत्री बन पाए। दिव्य भव्य सोमनाथ मंदिर हो, दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम हो या दिव्य भव्य अयोध्या धाम हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन है। महाकाल लोक बनाने की बात हो, ये देश ने पहले कभी नहीं देखा था, ये इन पिछले 3-4 वर्षों में देखा। ये तब संभव हुआ जब अपने गौरवशाली इतिहास में विश्वास करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी बने। प्रधानमंत्री ने बनाया आस्था के केंद्रों को इस रूप में कि अर्थव्यवस्था और आस्था भी से जुड़ गई, ऐसा मानना है सूचना प्रसारण मंत्री जी का। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के बयान का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि बिहार में कम सीटें मिलने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश को वजीर आला बनाने का काम किया। बिहार बीजेपी के सदर संजय जायसवाल ने कहा कि अब जेडीयू नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ इत्तेहाद के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार के बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी बिहार के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। संजय जी, नीतीश कुमार लगातार कुछ ना कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि छोटे दलों को बीजेपी खत्म कर रही है। नीतीश कुमार जी जब केवल 3 सीट जीते थे तब हमने मुख्यमंत्री उनको उम्मीदवार माना था। जब वह 33 सीट जीते थे और हम 67 सीट जीते थे, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री 7 दिनों के लिए बनाया था। तो उनकी उस समय भी यही जिद थी कि मुझको मुख्यमंत्री मानिए तभी हम आगे बात करेंगे, नहीं तो हम कोई बात नहीं करेंगे। आज भी वह विरोधी दल में यही कर रहे हैं कि मुझको प्रधानमंत्री मानिए तभी हम बात करेंगे, वरना का अर्थ यह है कि हम फिर पलट करके वापस भाग जाएंगे अगर हमको प्रधानमंत्री नहीं माना गया तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी कीमत पर उनको नहीं लेगी। उनके पास आज भी बहाना मौजूद है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी अब बिल्कुल नीतीश कुमार अगर आना भी चाहे तो दरवाजे बंद। बिल्कुल, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पूर्णिया के मंच से इस बात की घोषणा की है और इसलिए मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि हम लोग किसी हालत में उनको नहीं लेंगे। पूर्णिया चुनाव में तो कई दल साथ भी थे जो इस गठबंधन का हिस्सा है बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में, फिर भी बीजेपी जीत गई। उनके साथ नीतीश कुमार जी का नाम भी था और इसीलिए वो हार गए। अब उनके पास भी एक बहाना हो ही गया, जैसे पिछले बार 43 पे हमारे आए थे, कल को जब वह पलटी मारेंगे तो कहेंगे कि कुर्नी में राजद ने हमें धोखा दिया, इसलिए हम कुर्नी हार गए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जायसवाल। उनका कहना था कि अब कोई जगह नहीं नीतीश कुमार की बीजेपी में, और जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार में जो मौजूदा सरकार है उसके दौरान कौन सी उपलब्धि हासिल की है। कैमरामैन आरके के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट में बाज़ाब्ता चार्ज संभालने के बाद वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू को आला ओहदेदारान ने मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आला मुकेश अग्निहोत्री भी बाज़ाब्ता चार्ज संभालने हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट पहुंचे। हिमाचल प्रदेश को अपना पहला नायब वज़ीर आला मिला है और मुकेश अग्निहोत्री ने इतवार को इस ओहदे का हलफ लिया था। कांग्रेस ने यह कदम अपोजिशन लीडर अग्निहोत्री को एडजस्ट करने के लिए उठाया है। वह वज़ीर आला के ओहदे के मजबूत दावेदारों में से एक थे। और उर्दू के सीनियर सहाफ़ी आमिर सलीम खान का आज 48 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें सनीचर को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के पंत अस्पताल में दाखिल कराया गया था। गुज़िश्ता शब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती चली गई, जहां दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया। आमिर सलीम खान उर्दू रोज़नामा हमारा समाज में बतौर एडिटर अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। उन्होंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ उर्दू रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से किया था। उनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के ज़िला बस्ती से था। आमिर सलीम तकरीबन 25 बरसों से उर्दू सहाफ़त से जुड़े हुए थे। उनके इंतकाल पर सरकर्दा शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है और कहा है कि उनके इंतकाल से उर्दू सहाफ़त को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है। मरहूम अपनी सहाफ़ती तहरीरों में मिली मसाइल के तई नहायत ही संजीदा सहाफ़ी थे। वो नहायत ही मिलनसार, खुश मिजाज और हर दिल अजीज़ थे। उनके इंतकाल की खबर से उर्दू सहाफ़त से जुड़े हल्के में गम की लहर दौड़ गई। और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेदारी में इजाफा हुआ है। मुल्क में कई तंजीमें लोगों को बेदार करने के लिए काम कर रही हैं। उन्हीं में से एक बूंद फाउंडेशन के बानी रवि कुमार की कोशिश है कि पानी को बर्बाद होने से रोका जा सके। इनकी कोशिशों को देखते हुए जल शक्ति की वजारत ने उन्हें वाटर हीरो अवार्ड से नवाजा है। पानी बनाया नहीं, बचाया जा सकता है।
पानी के तहफ़्फ़ुज़ का यही पैगाम लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की बूंद फाउंडेशन नामी समाजी तंजीम के मेंबरान मेरठ जिले में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को बेदार कर रहे हैं। बूंद तंजीम के सभी मेंबरान सुबह उठकर मेरठ के पार्कों, घरों के बाहर पानी के लीकेज को ढूंढते हैं और इसे रिपेयर करते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने पास प्लम्बर और रिपेयर का सारा सामान रखा हुआ है। जहां कहीं उन्हें पानी की बर्बादी नजर आती है वो फौरन उसे सही करते हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों को पानी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी देते हैं। हमारी टीम सुबह निकलती है, दाएं बाएं पार्क में या किसी के बाहर चौराहे रास्ते किसी भी प्रकार से हमें पानी की वेस्टेज मिलती है। हमारी टीम में प्लम्बर भी है जिनको हमने सैलरी बेस पर रखा हुआ है। हमारे साथ जो प्लम्बर होते हैं, जहां पानी की वेस्टेज होती है वो उसको रिपेयर करते हैं। कोई भी उसमें खर्चा होता है वो हम अपनी जेब से करते हैं। और बार बार माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की बात को दिमाग में इस चीज़ को हमने बसाई हुई है। सुनते हैं कि भाई पानी बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। ये लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के दौरान कही गई आबी तहफ़्फ़ुज़ की बातों से मुतासिर होकर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के तई लोगों को बेदार कर रहे हैं, जिससे पानी की बर्बादी रुके, ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल कायम रहे और आने वाली नस्लें पानी के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर बेदार रहें। हमने इन लोगों से बड़ी ही अच्छी सीख ली है। महिलाएं, बच्चे सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी को इन्होंने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है कि किस प्रकार हम जल का संरक्षण करें। जिस प्रकार पृथ्वी में जल का स्तर गिरता जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, इस सभी से रिक्वेस्ट करते हैं पूरे देश भर में कि पानी बचाओ और जो है ना इसका संरक्षण करो, जिससे आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके। गांव में तालाब बने कच्चे जिससे पानी इकट्ठा हो और हम लोगों को भी पानी एकत्रित करना चाहिए। बारिश का पानी भी एकत्रित करना चाहिए और हाँ, मतलब है ना, रोड पे बेकार पानी को नहीं बहाना चाहिए। बूंद फाउंडेशन के सदर रवि कुमार के जरिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे काबिले सताइश इक़दामात को देखते हुए मरकजी हुकूमत की जल शक्ति वजारत के जरिए उन्हें वाटर हीरो अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ शहरी इंतजामिया के जरिए रवि कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बूंद फाउंडेशन के 30 मेंबरान की टीम रोजाना लोगों को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के तई बेदार करती है और पानी बर्बाद करने की वजह से पैदा होने वाले बहरान से आगाह भी करती है। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाही शहर ओडिशी में बिजली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। तकरीबन 15 लाख अफराद शदीद सर्दी के दौरान अंधेरे में हैं। यह सूरत हाल रूसी फौज के ड्रोन हमले की वजह से पैदा हुई है। रूस ने ओडिशी में 2 पावर प्लांट्स पर ड्रोन हमले किए हैं। चूँकि रूसी हमले की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए वहाँ बिजली का निज़ाम बहाल करने में कई दिन लग सकते हैं। ओडिशी की इलाकाई इंतज़ामिया ने इत्तला दी है कि बिजली के निज़ाम को अपनी साबिक़ा हालत में वापस आने में 3 माह लग सकते हैं। यूक्रेन की फ़ौज के मुताबिक रूसी फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ ओडेसी और मैकोलाइव के शहरों पर हमला करने के लिए 15 ड्रोन छोड़े थे। इनमें से 10 को यूक्रेन की फ़ौज ने हवा में मार गिराया, जबकि 5 ने अहदाफ को निशाना बनाया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमलों के बाद हंगामी कारकुन मुल्क के कई हिस्सों बिलखुसूस बहर अस्वद की बंदरगाह ओडिसी में बिजली की कमी को दूर करने के लिए काम कर रहे थे। ओडिसी की सूरत हाल को इंतहाई ख़राब करार देते हुए सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दारुल हुकूमत कीव और मगरबी यूक्रेन के 4 इलाकों के अलावा यूक्रेन में भी बिजली के मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के निज़ाम को बहाल करने के लिए काम जारी है। और नाजरीन, हॉलीवुड के मशहूर फिल्मी अदाकार रजनीकांत का आज यौम पैदाइश है। बुलेटिन के आखिर में हम आपको छोड़े जाते हैं इन पर फिल्माए गए कुछ बेहतरीन नगमों के साथ। आप इनसे महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। अरे नैना हो गए बावरे तेरे संग नैन लगा के, अरे नैना हो गए बावरे तेरे संग नैन लगा के, हाल अभी से है ये मेरा, हाल अभी से है ये मेरा, आगे होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा, दिल थोड़ा ना करना अंधेरा भी पिघलेगा, पिघलेगा। छुप जाए जब तारे चांद भी आंख चुरा ले तो तू यूं ही
चलते रहना, बन जा रे, बन जा रे। जो हाल तुम्हारे दिल का वो हाल है मेरे दिल का, जो हाल तुम्हारे दिल का वो हाल है मेरे दिल का। मेरे सपनों में भी आए तुम्हारी चूड़ियां।